जय हिंद दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका योगेंद्र टाइम्स पर। आज एक बार फिर से आपके बीच में एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारे लिए कई नई जानकारियों को हमारे बीच में लाएगा और साथ ही साथ वर्तमान में मानवता के समक्ष उत्पन्न कई प्रश्नों को जो कि यक्ष प्रश्न के रूप में हमसे सवाल कर रहे हैं उनके बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे एवं कई ऐसी धारणाएं अवधारणाएं पूर्वाग्राही चीज़ें होंगी जिनसे आपको मुक्ति दिलाने का हम प्रयास करेंगे। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा। आप अपने सुझावों से हमें अवगत करवाने के लिए कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई विशेष अगर बात है तो आप हमें मेल कर सकते हैं yogendratimes@gmail.com पर। जिस तरीके से आप लोग हमारे सेशंस को प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से बनाए रखें और हमारा साथ में बेहतर निश्चित ही एक दिन हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है, कुछ दिनों से आप लगातार एक शब्द सुन रहे होंगे, चर्चा में है तालिबान। तालिबान लगातार चर्चा में है। प्रिंट माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से इस पे आप निगाह गई ही होगी। खास करके ऐसे वीडियो जब अफगानिस्तान से आने लगे जिसमें कि कोई एक व्यक्ति किसी एक वायुयान पे तीन लोग उसके टायर को पकड़कर चढ़ जा रहे हैं और वो जब उड़ रहा है तो उससे गिर जा रहे हैं। हमारे यहाँ जिस तरीके से टेम्पू आदि साधनों में पीछे की तरफ 3 लोग पकड़ के लटक जाते हैं और उससे यात्रा करते हैं, ठीक वही स्थितियाँ ये लोग वायुयान के साथ कर रहे हैं। और ऐसे में जोखिम भरा सफर दोनों ही होता है, परंतु जहां एक सफर यातायात के साधनों में किल्लत के कारण होता है वहीं अफगानिस्तान में किया गया यह सफर मानवता के समक्ष कई प्रश्न प्रतिबिंबित करता है। जैसे कि क्या ऐसी स्थितियां हैं कि अफगानिस्तान में वर्तमान कंडीशंस जनरेट हुई हैं? क्या ऐसे कारक हैं जो अफगानिस्तान में इस तरीके की गतिविधियों को होने देना चाहते हैं? क्या दुनिया अब इतनी भी सक्षम नहीं कि तालिबान से उत्पन्न हुए संकट से अफगानिस्तान को निजात दिला सके? क्या अफगानिस्तान का दुनिया में इतना भी कदकाठी नहीं है कि वो अपने वजूद को बचा सके? क्या अल्लाह और ईश्वर को मानने वाली इस दुनिया में इंसानियत के वजूद के लिए कोई संघर्ष करने वाला नहीं है? धार्मिक मतान्धता के इस परिवेश में आज हम तालिबान से संबंधित एवं अफगानिस्तान की वर्तमान पृष्ठभूमि से संबंधित सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आपको हम अपने देश से जोड़ने की कोशिश करेंगे। भारत तालिबान से संबंधित घटनाओं की समीक्षा हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विचार कर रहा है और उस समिति की बैठक की जा चुकी है। उससे संबंधित निर्णयों को शीघ्र ही सार्वजनिक किया जाएगा। हम बात करेंगे अब तालिबान का भारत पे पड़ने वाला प्रभाव, इस पर हम स्विच करें। इससे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर तालिबान की उत्पत्ति होने के पीछे कारक कौन कौन से। देखिए थोड़ा सा बताते हैं आपको। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे पूरी दुनिया में एक नया देश चर्चा में आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई सारी चीजें बहुत तेजी के साथ बदली हैं और उस देश का नाम है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका बहुत तेजी के साथ चर्चा में आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, खास करके। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जहां प्रथम विश्व युद्ध के समय यूरोपीय देशों का वर्चस्व हुआ करता था, वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में ये वर्चस्व अमेरिका के नेतृत्व में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शिफ्ट हो गया। अमेरिका हमेशा से विश्व युद्ध के बाद खास करके अपने आप को मानवता का सबसे बड़ा पोषक बताता रहा है। तो हर वो घटना जहां पर उसे ये लगता था कि इस घटना में अगर मैं शामिल होऊंगा तो दुनिया को ये एक संदेश दिया जाएगा कि अमेरिका फर्स्ट या अमेरिकी सर्वोच्चता को साबित किया जाएगा। जैसे हम जब भी आज ये देखते हैं कि दुनिया में विकसित देश, तो विकसित देशों में हमें सबसे पहले अमेरिका दिखाई देता है। ये हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि अमेरिका आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से जनमानस में इस मानसिकता को घोलने में कामयाब रहा है कि अमेरिका वास्तव में मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए काम कर रहा है। बताते चले कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप जरा अमेरिका की नीतियों को देखिएगा। आप थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि अमेरिका अपने नागरिकों की बहुत फिक्र करता है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अमेरिका अपने नागरिकों के बारे में सोचता है।
1950 में किस तरीके से अमेरिका अपनी सर्वोच्चता को साबित कर रहा है, इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण पेश करूंगा। 1950 में उत्तर कोरिया से एक संघर्ष हो रहा है दक्षिण कोरिया का। किसका? उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया के एक संघर्ष हो रहा है। आप देखेंगे तो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया हिंद महासागर में बसे हुए देश हैं, द्वीपीय देश है चाइना के पूरब में। आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 5000 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर बसा हुआ है अमेरिका। इसका कोई लेना देना नहीं था इस युद्ध से, परंतु इस युद्ध में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के युद्ध में अमेरिका शामिल होता है अनायास। क्यों? क्योंकि उत्तर कोरिया का समर्थन रूस कर रहा था, और अगर इस समर्थन में वह सफल रहता तो दुनिया में कहीं न कहीं ये संदेश जरूर जाता कि दुनिया में शांति स्थापना के क्रम में रूस भी महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। इसी बात को गलत साबित करने के लिए 1950 में हुए इस संघर्ष में अमेरिका अनायास शामिल हो जाता है, और आप देखेंगे कि इसमें लगभग 40,000 सैनिक अमेरिका के मारे जाते हैं इस युद्ध में। तो ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि अमेरिका अपने नागरिकों की बहुत चिंता करता है, वो देख सकता है कि किस तरीके से 40,000 सैनिकों को इसने मरने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए जिससे अमेरिका का एक ऐसा फेस बने जो शक्ति कपूर टाइप का हो, बाहर से भोला भाला, अंदर से निहायत ही, आप समझ रहे हैं, ठीक। तो वैसे ही चेहरे को इसने बनाने के लिए आपने 40,000 सैनिकों की कुर्बानी दे दी, और यहाँ पर इसके इस कदम के कारण बाद में इसकी थोड़ी सी निंदा भी हुई। दूसरा एक पॉइंट हम आपको और बताते हैं। 1965 में आप देखेंगे वियतनाम युद्ध के क्रम में, वियतनाम में युद्ध होता है, और वियतनाम के युद्ध में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, परंतु इसने आप देखेंगे इस युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए। और मानवीय मूल्यों के संरक्षण के क्रम में आप देखेंगे यहाँ पर लगभग इसके 70,000 सैनिक मारे गए। आप देखेंगे 70,000 सैनिक मारे गए। तो अगर हम टोटल काउंट कर लें इन 2 युद्धों में, तो 1 लाख यह संख्या पहुंच जाती है कि अमेरिका ने मानवीय मूल्यों के संरक्षण के क्रम में सिर्फ दिखावे के रूप में अपने 1 लाख सैनिक खोए हैं। ये 1 लाख सैनिक ही नहीं है, ये बताता है कि अपने मतान्धता के शिकार स्वरूप, जैसे कोई व्यक्ति अगर धर्मांध हो चुका है, धर्म में अतिशय विश्वस्त है, अतिशय वो धार्मिक बातों, मौलवियों या इस तरीके के पंडितों या जो पाखंडी हैं उनकी बातों को मार रहा है, तो आप देखेंगे कि वो कहीं न कहीं अपने वैचारिक बिंदुओं को खो देगा। एक समय बाद उसका दिमाग स्वयं का काम करना खत्म कर देगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान, कभी भी, इसीलिए जब भी आप काम करें तो अपने स्वप्रेरणा, स्वचेतना से काम करें। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने स्वचेतना के विकास पर बल दिया, ठीक। तो इसको आप देखेंगे कि 1 लाख सैनिकों के मरने के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका की निंदा हो रही थी, लेकिन अमेरिका हमेशा ये कह रहा था कि वह ऐसा दुनिया में सुख और शांति की स्थापना के क्रम में करता है। आप देखेंगे दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन है, सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति उन्हें ये भाई साहब करते हैं, अमेरिका। और यही कह रहे हैं कि ये दुनिया में मानवता के सबसे बड़े सपूत हैं, ठीक। दूसरी बात, अब हम ये घटना हो रही है, अमेरिका क्या कर रहा है, अपने आप को सर्वोच्च साबित कर रहा है। इस घटना को हम 65 तक लाए हैं, अर्थात 1970 का दशक। इसी समय हम थोड़ा सा शिफ्ट होंगे मध्य एशिया में, ठीक है। कहाँ शिफ्ट होंगे? मध्य एशिया में। अब आप मध्य एशिया में जब चलेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ अलग परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मध्य एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में, मध्य एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में हम जानते हैं अफगानिस्तान को। किसे जानते हैं? अफगानिस्तान को। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल है, और ये वही काबुल है जिस पर हाल ही में तालिबान ने नियंत्रण कर लिया है। हालांकि यह नियंत्रण पहली बार नहीं किया गया है, परंतु याद रखिएगा भारत में
किसान आंदोलन के समय मैं आपको कुछ बिंदु अभी बताता हूँ, फिर इससे जोड़ता हूँ। 2 नाम हैं, इनको मैं पहले ले ही लूँ रडार पे, नहीं तो पता लगे दाएं बाएं से निकल जाएंगे, ठीक है। एक है मलाला यूसुफजई, बहुत बड़ी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, इनसे दुनिया भले न परिचित हो, ठीक है, लेकिन हम परिचित हैं, मलाला यूसुफजई, ठीक है। और एक कार्यकर्ता है, पर्यावरण कार्यकर्ता है, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इन्हें जाना जाता है। इनका नाम है ग्रेटा थेनबर्ग। क्या नाम है? ग्रेटा थेनबर्ग, स्वीडन की है ये, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं। 2 ऐसे ये नाम आए, और मियाँ खलीफा की बात करना उचित नहीं है, उनका भी नाम आया था, परंतु ऐसे व्यक्ति की क्या बात करना जिसका कोई स्तर ही ना हो, ना ही वैचारिक, ना ही चारित्रिक, ना ही आध्यात्मिक, ना ही शारीरिक। हम उसकी चर्चा करते हैं जो वैचारिक लोग माने जाते हैं, ठीक। ये लोग सबसे ज़्यादा, वो ठीक है तब भी, ये लोग सबसे ज़्यादा खराब है। चलिए इनको देखते हैं भैया, हैं इनकी क्या समस्या है। इन्होंने भारत में किसान आंदोलन पे बोला। किस पे बोला? किसान आंदोलन पे, किसानों के आंदोलनों पे कहा इन्होंने कि किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। कौन बता रहे हैं? ग्रेटा थेनबर्ग, मलाला यूसुफजई, ठीक। परंतु इतने बड़े कार्यकर्ता होते हुए भी दुनिया में जिनकी एक अलग एक पृष्ठभूमि है, एक अलग एक पहचान है, इतने बड़े कार्यकर्ता होते हुए भी आप देखेंगे कि इन्होंने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर हुए नियंत्रण के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला, और इसके लिए हम इनको कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि इनको किसने बनाया? हमने बनाया। हमने ये स्वयं इनको इतना बढ़ाया है, नोबेल पुरस्कार ने जैसे लगता है कि इंद्र ने जो है ब्रह्मास्त्र हासिल कर लिया हो, इतनी शक्तियाँ इन्हें हम दे देते हैं। आप देखेंगे नोबेल पुरस्कार के पीछे भी रीजन होता है, नोबेल पुरस्कार किस तरीके से दिया जाता है, कई बार उसको लेकर भी सवाल उठे। मलाला यूसुफजई जो स्वयं तालिबान द्वारा जिसके माथे पर गोली मारी गई शिक्षा ग्रहण करने के क्षेत्र में, ठीक, वो स्वयं तालिबान के मुद्दे पर नहीं बोल रही, आप सोच सकते हैं। ग्रेटा थनबर्ग दुनिया में होने वाले किसी भी मुद्दे में आंतरिक हो, कितना भी आंतरिक क्यों ना, टपाक से बोलने वाली आज मौन है। इसके पीछे कारण क्या है? ऐसे लोगों को भरे चौराहे पर मुसोलिनी की बात, मुसोलिनी की भांति सलामी दी जानी चाहिए। और आप मुसोलिनी का इतिहास थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, मैं उनके बारे में कुछ विशेष नहीं बोलूँगा, जो पढ़े होंगे वो जान गए होंगे कि इनका क्या होने वाला है, ठीक है। आप देखेंगे ऐसे लोगों को कभी मानवता माफ़ नहीं करेगी, जो मानवता में भी धर्म, जाति और समुदाय की ताकतों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इनकी बात छोड़िए, ऐसे लोगों को फालतू मैंने बात ही कर दी इनकी, लेकिन मैंने इसलिए इनकी बात कर दी जिससे आप परिचित रहें कि आप जिन्हें बहुत बड़े मानवता के द्योतक के रूप में जानते हैं, उनकी क्या विषाद है मानवता के पृष्ठभूमि में। एक भाई साहब और हैं, और इनको छोड़ना तो यार बहुत बड़ी बेईमानी हो जाएगी। इनका नाम है UN, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ना, संयुक्त राष्ट्र। पूरी दुनिया में कोई घटिया कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करेंगे। किसका मुद्दा सॉल्व करें? कश्मीर। कहते हैं मिल बांट के बैठो, चर्चा करो भारत पाकिस्तान के साथ। ये मानवता के लिए इनकी मानवाधिकार परिषद एक अलग से है, काउंसिल अलग से बनाए मानवाधिकारों के लिए। उसकी आंख में इतने गर्म लावे डाल दिए गए हैं, लोहा पिघला कर डाल दिया गया, उसको अफगानिस्तान में हो रहा नरसंहार दिखाई ही नहीं दे रहा है। आप सोचिए, ठीक। आप देखिए किस तरीके से हर एक मामले की कवरेज की जाती है, और किस तरीके से हर एक मामला आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। हो रहा अफगानिस्तान में कोई घटनाक्रम इन सभी मतांधों को दिखाई नहीं देता है, और मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूँ, कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह से बड़ी निंदा करता हूँ इनकी, ठीक है। सबसे बड़ी निंदा वही करते हैं, कड़ी निंदा, और उससे भी कड़ी निंदा मैं कर रहा हूँ, ठीक। ये पॉइंट हो गया। अब इनको छोड़ दिए, बस इनका काम यही हो गया, इनको आप समझ गए, ठीक। अब हम चलते हैं कि अफगानिस्तान में किस तरीके से तालिबान की स्थापना हुई और क्यों हुई, दोनों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहले इन लोगों को हटा दें, इन लोगों नहीं देखें तभी ठीक है, ठीक। लेकिन आप इनकी सच्चाई जानते रहिए, कोई नहीं बोल रहा है आज, पूरी दुनिया मौन है। ब्रिटेन प्रशासनिक
एक ऐसा देश जिसे प्रशासनिक क्षेत्र का राजा कहा जाता है ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका तो गुलाम ही हो गया है, वो तो सब कर ही रहा है। अभी आपको कहानी बताते हैं, देखिए कोई नहीं बोल रहा है। अफगानिस्तान के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है और इसके लिए आने वाली पीढ़ियां कभी भी वैश्विक समुदाय को माफ नहीं करेंगे, इसको याद रखिएगा। अफगानिस्तान में आप देखेंगे 1979 से लेकर 1989 तक, ठीक, इसके आसपास ही तालिबान को मजबूती प्रदान की गई। आप देखेंगे इस सन के आसपास अफगानिस्तान में रूस बेहद मजबूत स्थिति में था, रूस की मजबूती बढ़ रही थी। एक चीज ये माना जाता है कि जो अफगानिस्तान पर एक तरीके से नियंत्रण करेगा वो पूरी मध्य एशिया पर नियंत्रण करेगा। बताते चलें आपको कि अफगानिस्तान को मध्य एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है उसे कहा जाता है, अगर जैसे उस शर्जील इमाम ने क्या कहा, उस हिस्से को काट कर हम अलग कर देंगे ना। उन्हें यह नहीं पता कि शर्जील इमाम को काट कर अलग कर देंगे। भारत को मूली गाजर समझे काट कर अलग कर देंगे। बताओ, शर्जील इमाम जिसका जब चाहे काम कर दें तमाम, वो शर्जील इमाम। बताओ, ठीक। तो रूस की मजबूती अफगानिस्तान में बढ़ रही थी, ठीक, और इस बात को अमेरिका पचा नहीं पा रहा था। क्यों? उसको क्या बनना है भैया? दुनिया का राजा। जैसे जो थोड़े बड़े बड़े नेता होते हैं बाहुबली टाइप के, नाम बोलना ठीक नहीं, सड़क पे मुझे भी निकलना रहता है, ठीक है, समस्या कभी भी हो सकती है। बहरहाल मैं डरता नहीं हूँ, बोल भी सकता हूँ परंतु उचित नहीं है, ठीक है। जब न्यायपालिका मौन है, देश मौन है, तो उचित यही है कि आप जागरूकता फैलाएं, धरना देके जान न गंवाएं, ठीक। गांधी ने चौरी चौरा घटना के समय तुरंत बाद अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उनको पता चल गया पुलिस वाले को मारे हैं ना। अब विकास दुबे मारे पुलिस वाले को, स्कॉर्पियो पलटी, भारती मारे पुलिस वाले को, स्कॉर्पियो पलटती नहीं, सीधे गायब हो जाती। तो आप सही टाइम पे सही डिसीजन लें। हो क्या रहा है कि यहाँ पर रूस की मजबूती अफगानिस्तान में हो रही है और इस बात को अमेरिका पचा नहीं पा रहा है। मैंने बताया ठीक उसी तरीके जैसे कुछ बाहुबली नेता होते हैं, कोई दूसरा नेता उठ रहा है उसके बराबर, तो उस नेता को गायब कर दे, 3 दिन बाद भैया गायब हैं, कहाँ है पता नहीं चल रहा है, ठीक। क्या बात है? विधायक चुनाव बहुत बोल रहे थे, सांसदीय चुनाव बहुत बोल रहे थे ना, मामला ऐसे आपने सुना होगा। यही स्थिति ठीक यही स्थिति पूरी दुनिया में है कि अमेरिका हर जगह अपने वर्चस्व को स्थापित कर रहा है और जिन देशों ने उसके वर्चस्व को चुनौती दी है, अमेरिका ने उन देशों को नेस्तनाबूद कर दिया है, इस तरीके से डिमोरलाइज किया है कि वो देश वास्तव में पिछड़ गए। आप देख सकते हैं जापान जो अमेरिका को चुनौती पेश करता था, आज आप जापान की स्थितियां जो भी हैं, वो जापान का सौभाग्य है कि उसके पास ऐसी जनता है जो कर्तव्यनिष्ठ है। चाइना, आप देखिए चाइना को उसने किस तरीके से लताड़ लगाई है इस समय, लेकिन चाइना अपने बलबूते पर इस तरीके से काम कर रहा है। रसिया को देख लीजिए किस तरीके से स्थितियां की हैं। तो अमेरिका जहां गया है वहीं घातक हुआ है और चाइना जहां जाएगा उससे भी ज़्यादा घातक हो जाएगा। इसलिए चीन को रोकना बहुत ज़रूरी है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और चीन को रोकना इस तरीके से नहीं हो सकता कि हम चाइना का मोबाइल नहीं खरीदेंगे, चाइना का झालर नहीं लगाएंगे। ये कौन सा चीन को रोकना होगा? चीन को रोकने का मतलब है कि हमें इतनी मेहनत करनी होगी जितने चीन करता है उससे ज़्यादा। हमें इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स बनाने होंगे इतने क्वालिटेटिव कि वो उससे ज़्यादा मार्केट में गेन कर सकें, क्योंकि जब तक हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक इस तरह की गतिविधियां ऐसे ही देश राज करते रहेंगे। देखिए देश कौन सा है? अफगानिस्तान। रूस इस पर हावी हो रहा है, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। और रूस को कौन पिछाड़ना चाह रहा है? अमेरिका के दिमाग में एक आइडिया आया कि जो इस्लामिक देश हैं वो सबसे ज़्यादा मतान्ध हैं पूरी दुनिया में। वो अपने धर्म को लेकर इतने जटिल हो गए हैं, या तो उनका धर्म खत्म हो जाएगा या तो वो स्वयं खत्म हो जाएंगे एक समय। क्यों? क्योंकि जब आप परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप खत्म हो जाते हैं। ये बात वास्तविकता है। हमेशा ये बात इतिहास ने हमेशा सिद्ध की है अपने विभिन्न उदाहरणों से कि अगर आपने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया है, समय के साथ अपने स्वरूप को नहीं ढाला है, तो आप एक दिन खत्म हो जाएंगे ना।
इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अमेरिका ने ये सोचा कि अब हमें अफगानिस्तान पर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एशिया में हमें हथियार बेचना है, एशिया में हमें आतंकवादियों को फंडिंग करनी है, एशिया में हमें आतंकवादियों को हथियार बेचना है। सब कुछ अमेरिका करता है, इसको जानते रहिए। सीरिया में यही किया इसने, अफगानिस्तान में यही किया इसने, अफ्रीका में इसने है कि अफ्रीका को एकदम बर्बाद कर दे रहा है अमेरिका और चीन दोनों मिलकर। दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन करेगा कार्रवाई? जागरूकता ही नहीं, ठीक है। अब क्या किया अमेरिका ने, अब ये मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम है तालिबान। बेटा है तालिबान, इसको याद रखिएगा, बहुत उसमें फड़कने की जरूरत नहीं है, तालिबान है। बताइए, एक क्लास में मैंने बोल दिया कि तालिबान क्या है? आतंकवादी समूह है। एक स्टूडेंट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते, आतंकवादी समूह कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा सही बात है, मुझसे गलती हो गई, आप बताइए आतंकवादी समूह क्यों ना कहें? ये भी चर्चा का विषय है। आप सोचिए, सामान्य सा व्यक्ति अगर इस तरीके का प्रश्न कर रहा है, इसका मतलब भारत में, स्वयं भारत में तालिबान के कितने सपोर्टर हैं, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं। और ये हमारे लिए निंदा का विषय है। तो अगर कोई जिन्ना कल पैदा हुआ था, तो जिन्ना तो राष्ट्रभक्त था यार 1916 तक। वो तो बाद में ऐसी गतिविधियां बनी कि उसे पाकिस्तान की डिमांड के लिए अडिग होना पड़ा। बाकी जिन्ना को तो 1916 में राष्ट्रभक्त कह दिया गया था सरोजिनी नायडू द्वारा, सच्चा राष्ट्रभक्त। क्यों? क्योंकि वो हमेशा तटस्थ नीति अपनाता था। लेकिन बाद की नीतियां बनी इस तरीके से। आज देखो ऐसे ऐसे तालिबान के सपोर्टर बैठे हैं भारत में, बताओ। चलो ठीक है। अब क्या किया अमेरिका ने? तालिबान बनाया, ठीक, एक गुट बनाया, योजना बनाई। लेकिन फिर इसने ये सोचा कि आखिर तालिबान की परवरिश कहाँ होगी। इसने पाकिस्तान से बात की, ये सब गुप्त बैठ के, ठीक, पाकिस्तान से बात की कि पाकिस्तान द्वारा तालिबान को पाकिस्तान में बढ़ाया जाए आगे, ठीक। पाकिस्तान ने कहा ठीक है पापा, अब तुम कह रहे हो तो मान ही ले रहे हैं, ये तो बच्चा है, नंगा भूखा थका हारा कुछ दिनों भारत का हिस्सा बनेगा, मेरा सपना है। जिस तरीके से हमने कश्मीर को मिलाया है अपने में वोटिंग करवा के, उसी तरीके से एक दिन तुम्हारे यहाँ भी वोटिंग होगी और भारत में सब लोग शामिल हो जाएंगे और उसके बाद हम अखंड हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, ठीक। हाँ, ये लोग भी सोचते होंगे बेचारे कोई देश हैं जो अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर इतना कंफ्यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब दो और देश हैं, 54 जो देश है इस्लामिक कंट्रीज मुख्यतः, उसमें आप देखेंगे दो देश ऐसे जो नेता हैं। पहले, बहुत पहले तुर्की होता था, वो तो ख़त्म हो गया, उसकी कहानी ख़त्म। तुर्की मतलब सुन्नी, ठीक है। लेकिन एक समय होता था फारस अर्थात ईरान, ईरान इराक वाला जो क्षेत्र था, ये नेतृत्व करता था इस्लामियों का। उनको दो देशों ने एलिमिनेट कर दिया, बेईमानी कर ली। एक है सऊदी अरब, सऊदी अरब, और एक है यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट, ठीक है। आप देखेंगे यूएई और सऊदी अरब ने तालिबान के बढ़ने में क्या किया? फंडिंग किया, इन्होंने धन मुहैया करवाया, ठीक है, धन मुहैया करवाया, ठीक। आप देख लीजिए किस तरीके से रणनीति काम करती है। दो लोगों ने फंडिंग की, परियोजना इनकी है ना, सरोगेसी इनके साथ हो रही, बच्चा ये पैदा करेंगे, ये इसी सब में आगे हैं। ये सिर्फ ताली बजाते हैं, ना भाला फेंक पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, सिर्फ ताली बजाएंगे, ठीक। ये सरोगेसी अम्मा बने ये बैठे हैं। इन्होंने क्या पैदा किया? तालिबान। अब जब तालिबान धीरे धीरे बढ़ गया आगे, उसमें जब सदस्यों की संख्या बढ़ गई, ये लोग क्या करते हैं? मोबिलाइज करते हैं। आप जैसे धर्म के बारे में मान रहे हैं कोई चीज़, तो आपको लोग मोबिलाइज करते हैं, आपके दिमाग को इस तरीके से पॉलिश किया जाता है, उसमें डाइवर्ट किया जाता है कि आप किसी अन्य चीज़ पे सोच ही नहीं पाते। अब धर्म के बारे में, आपके धर्म के अगेंस्ट कोई व्यक्ति बोल देगा तो आप मार कर लेंगे। आप सोचिए, चंगू मंगू टाइप के विधायक हैं, उनके साथ 10 लत्ते सड़क छाप चल रहे हैं, और उन लत्तों के सामने अगर विधायक को कुछ बोल दिया, आप देखिए लत्ते मार देंगे आपको जान से। क्यों? क्योंकि उनको इस तरीके से एक छवि बनाई गई उनके दिमाग में, उन्हें लगता है भैये हैं सब,
भैया के अलावा कोई दुनिया नहीं है, ठीक, तो मार देंगे वो। तो वही छवि यहाँ बनाई जा रही है, अमेरिका बना रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम तालिबान को करो, ठीक है। तो तालिबान बन जाता है और इसके बाद इसको शिफ्ट किया जाता है अफगानिस्तान में। कहाँ शिफ्ट कर देंगे ये? अफगानिस्तान में। और यहीं से अफगानिस्तान में तालिबान अपने कार्यक्रम को फिर अंजाम देने लगता है। याद रखिएगा, तालिबान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है स्टूडेंट अर्थात छात्र, ठीक है। एक चीज़ और बताते चले कि तालिबान को आप ध्यान दीजिएगा, तालिबान किसी उर्दू या अरबी या फारसी भाषा का शब्द नहीं है, ये पख्तूनी भाषा का शब्द है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों का टारगेट था कि पख्तून जो एरिया है, जो जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, उसको एक करके इन्हें काम करना है। वहाँ पे शांति व्यवस्था स्थापित करेंगे। कौन? बंदूक जो लिए हो कौन सी शांति स्थापित करेंगे? जैसे मैंने कहा है, पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ की पुलिस से लोग डरते हैं। हर जगह के लोग ये फील करते हैं पुलिस आ जाएगी तो उन्हें सिक्योरिटी मिलेगी। यहाँ के लोग पुलिस देख के भागते हैं, ऐसा माहौल बनाए। तो वैसे यहाँ माहौल बनाए, ठीक है। नाम क्या है? छात्र। करेंगे क्या? बंदूक स्थापित करेंगे शांति, ठीक है। ये मामला हो गया, स्थापित करके पाकिस्तान में ला दिया गया, ठीक है। आगे की कहानी आपको बताते हैं। देखिएगा, इन दोनों को मत भूलिएगा, सबसे बड़े चुरकट है, ठीक है। प्राइमरी के मास्टर 5000 खिलौना बेच ले रहे हैं और ये लोग 5000 खिलौने चक्कर में पूरा मास्टर बेच लेंगे, ठीक है। ऐसे ही लोग हैं। बताइए, इसने ईरान को बर्बाद कर दिया, इन दोनों ने मिलकर, ठीक। आज इस्लामिक देशों के नेतृत्व करते हैं। मक्का मदीना है इनके यहाँ, इसीलिए नेता बने पड़े हैं। मक्का मदीना लोग जाना बंद कर दें, अपने आप खाना बंद हो जाए इनका। लेकिन ठीक है, क्योंकि लोग उस चीज़ को नहीं समझते पीछे से दुनिया किस तरीके से काम कर रही है, ठीक। अब देखिएगा थोड़ा सा हम तालिबान पर बेसिकली ज़्यादा फोकस्ड होंगे और ख़ास करके अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में तालिबान पर, ठीक है। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान को ला दिया गया है, ठीक है। 1979 से लेकर 1989 तक ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है वहाँ पे, ठीक। आप देखेंगे 1995 आते आते ये वहाँ पर विभिन्न आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने लगता है। और यहाँ तक कि 96 के से 2001 के बीच में आप देखेंगे इसने अफगानिस्तान पे शासन करना भी शुरू कर दिया। पहले ही काबुल वबुल एक बार ऐसा कर चुका है, अपने में मिला लिया, पूरी दुनिया तब भी मौन थी। फिर क्या हुआ? 2001 में एक घटना हुई। उसके पहले तालिबान ने एक काम ये किया कि इसने एक अलग संगठन को थोड़ा सा पैसा वैसा देना शुरू कर दिया और उसका नाम था अल-कायदा, ठीक। और अल-कायदा ने क्या किया भैया कि अल-कायदा ने 2001 में अमेरिका पर अटैक कर दिया और इस अटैक में कई अमेरिकी, हजारों अमेरिकी लोग मारे गए, ठीक। और तो भैया अमेरिकन का ये क्या हो गया? अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित हो गया कि ये क्या हो गया, कैसे लोग मारे जा रहे हैं। पता किया गया अल-कायदा, बाद में आप जानते हैं अल-कायदा को किस तरीके से समाप्त किया गया ना। अब इसका सामान्य सा मतलब ये था कि तालिबान अब अमेरिका की बातों से थोड़ा सा मुकर रहा है और उसकी बात नहीं मान रहा है, ठीक। अमेरिका को टेंशन हुआ। एक घटना और इसने 2001 में की, ठीक है, बहुत बड़ी घटना की, जबकि पूरी दुनिया में इसका विरोध किया जा रहा था, फिर भी इसने कर दी ये घटना। 2001 में बामियान प्रांत में, जो कि अफगानिस्तान का प्रांत है, बामियान प्रांत में इसने स्थापित कई बौद्ध मूर्तियों को तोड़ दिया, जो कि अफगानिस्तान के पर्यटन में एक बहुत बड़ा घाटा हो गया। पहले लोग, अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ पे जाके देखते थे, बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, छत विच्छत कर दिया गया। क्यों? इस्लामिक कट्टरवाद स्थापित करना चाहते हैं, ठीक, स्थापित करना चाहते हैं। तो 2001 में इस तरीके से घटना हो रही है, ठीक है, इतनी घटना हो गई। फिर धीरे धीरे अमेरिका को लगने लगा कि अब हमारे लिए तालिबान खतरनाक है, तो अमेरिका ने अपनी सेना वहां पे उतारनी शुरू कर दी और इस तरीके से तालिबान और अमेरिका के बीच संघर्ष होना शुरू हो गया। दोनों में लंबे समय तक लड़ाइयाँ चली, ज़्यादातर लोग एक दूसरे की तरफ से मारे जाने लगे। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है अफगानिस्तान का हो रहा है। जैसे अगर दो लोगों के बीच में कोई विवादित जमीन है, मान लीजिए एक घर इस पार है, एक घर इस पार है और बीच में ये जमीन विवादित है, ठीक।
तो इस ज़मीन में यहाँ से कूड़ा फेंका जाता है और यहाँ से कूड़ा फेंका जाता है, यही काम होता है। अफगानिस्तान ये विवादित है अपने आप में, इनका कोई अपना एक तरीका ही नहीं काम करने का, ये बन गए हैं बस। अफगानिस्तान की कोई नीति रणनीति अपनी है ही नहीं, ठीक। इसीलिए इनमें दुनिया वाले हमेशा, जब पाए रूस इनको बजा दिए, जब पाए ब्रिटेन ने लूट लिए, अमेरिका ने ऐसी तैसे ही कर दी। भारत ने, दुनिया का एकमात्र देश भारत ने, जिसने इनकी हमेशा मदद की है, हमेशा मदद की। इनकी संसद भवन को हमने चमन की तरह बनाया है, एशिया के सबसे बड़े गुंबदों में शुमार होती है इनकी संसद, उसको भारतीयों ने बनाया। हमें गर्व होता है कि हम ऐसे देश से हैं जिसने दुनिया में मानवता को वास्तव में आगे उठाया है। और आपको गर्व होना चाहिए, आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, कि हम उस संस्कृति का हिस्सा हैं जिसने दुनिया में हमेशा मानववाद को सर्वप्रथम रखा है। गर्व होना चाहिए इस बात का, ठीक है। बौद्ध मूर्तियों को तोड़ा गया, पूरी दुनिया में तालिबान की निंदा हुई, ठीक। इसके बाद 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति एवं तालिबान के मध्य समझौता हुआ कि तालिबान द्वारा अमेरिकी नागरिकों या अमेरिकी दूतावास के लोगों को मारा नहीं जाएगा। कहे हमको न मारिए और अफगानिस्तान के साथ आप कुछ भी करिए। दो लोग हैं, एक तो अमेरिका के नागरिक या सैनिक हैं, जो भी मिलेंगे उनको मारेंगे, लेकिन उनका इनको नहीं मारेंगे। बाकी आप पूरी दुनिया के साथ कुछ भी करिए, अफगानिस्तान को पूरा ख़त्म कर दीजिए, मुझसे मतलब नहीं है। कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। ये कहे ठीक है भाई साहब, हम आपकी तरफ नहीं जाएंगे, हमें तो अफगानिस्तान से मतलब है, हम अफगानिस्तान से निपटना जानते हैं, ठीक। 2017 में मामला हुआ, सेनाएं, अमेरिका ने क्या कर दिया, अपनी सेना वापस बुलानी शुरू कर दी और ट्रंप गए उधर से, उधर आए बाइडन बहुत बड़े थे, बहुत लोग प्रशंसा कर रहे थे। देख लीजिए नीतियाँ क्या हैं बाइडन की। बाइडन ने पूरी दुनिया के सामने अफगानियों को झुलसने के लिए छोड़ दिया है और इस कुत्सित मानसिकता के लिए अमेरिका कभी माफ़ नहीं किया जाएगा मानवता के द्वारा। इतनी कुत्सित व्यवस्था कोई नहीं चला सकता जिस तरीके से अमेरिका ने किया। सबसे निकृष्टतम कदम है और इसकी कड़ी निंदा वास्तव में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इसकी कार्य पद्धति पर अब हम तालिबान के चलेंगे कि तालिबान वास्तव में इसका काहे भैया इतने डरे हुए हैं लोग, समझेंगे थोड़ा सा। क्या ऐसा रीजन है कि तालिबान से, ठीक है नाम ही तो अलग है, सरकार चलाए, क्या दिक्कत है। हमारे यहाँ भी कभी कांग्रेस चलाती थी, तमाम पार्टियां चलाई, अन्य देशों में तमाम पार्टियां चलाई, लेकिन पार्टी बदलने का मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ पे आतंकवादी घटना होने लगे ना। अंतर क्या है आपको समझाते हैं, ठीक। अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया, काबुल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक। आपने आतंकवादियों की वो तस्वीर देखी होगी, कलेक्टर की कुर्सी पे गए, सीधे आतंकवादी ने एक बंदूक लहराई और बैठ गया धड़ाम से, बिना यूपीएससी और बिना कोई स्टेट पीएससी दिए सीधे कलेक्टर बन गया, बिना ट्रेनिंग, मसूरी वसूरी जाए, लबासना जाने, कोई टेंशन ही नहीं, सीधे कलेक्टर बना, बैठा आराम से, कलेक्टर बाबू बन गया, नियम कानून शुरू हो गया, ठीक। आप देखेंगे संसद भवन में एक तस्वीर देखी गई जहां पे एक आतंकवादी गया और अध्यक्ष बन गया। आप कुछ चीज़ें और आई यहाँ से निकल के, पहले मैं उस पर चर्चा कर लूँ, वो भी बोलना जरूरी है, आपसे उस बात को भी शेयर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वो घटना कौन सी है भैया? घटना ये है, दो न्यूज आई, एक तो कि यहाँ के राष्ट्रपति देश छोड़ दिए हैं, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़ दिए, ठीक, देश छोड़ के भाग गए। दूसरे, यहाँ के जो स्पीकर थे वो भी देश छोड़ दिए, ठीक। अब आपको बताते हैं, इन्होंने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया और इन सब की मिली भगत से तालिबान यहाँ मजबूत हुआ है। हमेशा सरकारें जब नितांत मतांध हो जाती हैं अपने अलग तरीके से, जैसे किसी देश, किसी सरकार की, किसी राजनीतिक दल की कोई राष्ट्रीय नीति न हो, उनको कुछ ना पता हो, तो यही होता है। अमर्त्य सेन की एक बहुत बड़ी लाइन है, अमर्त्य सेन ने हमेशा कहा भारत की सरकार भारतीयों को रोटी देती है, न कि रोटी बनाने का तरीका देती है, इसीलिए भारत गरीब है आज तक।
ये सब लोग मिलकर क्या किए हैं, अफगानिस्तान को बर्बाद किए हैं। ये लोग भाग गए। आप खुशनसीब हैं, आपके देश में चाइना से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से इतनी बार युद्ध हुआ, हमने मुक्ति संग्राम, बांग्लादेश जैसे देश को, विशाल लोकतांत्रिक देश जो आज लोकतंत्र के दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, उसका निर्माण करवाने में महती भूमिका अदा की। परंतु इतने संकट आने के बावजूद भी हमारे देश का कोई भी नेता, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी भी छोड़कर नहीं गया अपने पद को, कि भारतीयों को मरने के लिए छोड़ दिया। समय आने पर हमारे प्रधानमंत्रियों ने एक टाइम कम भोजन किया होगा, नारा दिया होगा जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्ति हमारे देश में हो। आज भी हमारे प्रधानमंत्री समय समय पर विभिन्न अपने क्रियाकलापों द्वारा जनता को प्रोत्साहित करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे परंपरा चली आई है लंबे समय से, और हमें इस बात की खुशी होती है। हमारे यहाँ परंपरा चली आई 2014 में मोदी जी के चुनाव के बाद इन्होंने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और कितने मतलब अच्छी खबर है ये कि उस राष्ट्रपति शासन को सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खारिज कर दिया। जिस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हो और पूरे भारत में जो लगातार बहुमत से राज्यों में सरकारें बना रही हो, उसके भी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में खारिज कर दिया और उसे मानना पड़ा। ये हमारे मजबूत होते लोकतंत्र का उदाहरण है। इसलिए आप खुश होइए, आप भारत में हैं, खुश होइए और खूब गौरव कीजिए कि आप भारत में हैं। और जो लोग और जो ताकतें भारत को विखंडित एवं भारतीय समाज को खंडित करने पर लगी हैं, हमेशा उनसे आप दूरी बनाएं एवं उन्हें खुले तौर पर जनता के समक्ष लाएं, लोगों के समक्ष लाएं। पर्दाफाश टाइप की थोड़ी सी व्यवस्था वहां पर अपनाएं। आइए थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। ये लोग तो चले गए छोड़कर, किसके सामने छोड़ चले गए? तालिबान के सामने। अब तालिबान की कार्य पद्धति देखते हैं, आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ये भैया काम काहे टेंशन पड़ा। आप सोचिए, जरा सा सोचने की बात है। तालिबान राज कहाँ इस समय करने के बारे में सोच रहा है? अफगानिस्तान में, यहीं पर स्थापित हो गया है। ठीक है, अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा किस धर्म के अनुयायी हैं? इस्लाम के, इस्लाम मानने वाले हैं लोग। जो काबुल एयरपोर्ट पर देखे गए हैं भागते हुए, जहाज़ों पर चढ़े हुए दिखे हैं, वो भी क्या मानते हैं? इस्लाम ही मानते हैं। अब हमारे समक्ष एक प्रश्न यह उठ खड़ा हुआ है, आखिर कौन सी ऐसी दिक्कत है कि जो स्वयं अपने आप को इस्लाम का नेता कह रहा है, कि वो कह रहा है कि हम इस्लामिक परंपरा से यहाँ के नियम कानूनों को चलाएंगे, उसी के डर से स्वयं इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति देश छोड़कर जा रहा है। और जा ही नहीं रहा है ना। हवाई जहाज के आप देखेंगे पहिए पर बैठकर जाते हुए 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है। आप दूसरी तस्वीर वीडियो देखे होंगे जिसमें वायुयान जा रहा है, उसके 7 लोग दौड़ते चले जा रहे हैं। फिर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें एक वायुयान में भूसे की तरह लोग भरे हुए हैं, खड़े होने की जगह नहीं। जिस तरीके से हमारे यहाँ प्राइवेट बसों में बिहार, यूपी आदि के क्षेत्रों में लोग भरे रहते हैं, लोकल ट्रेनों में जिस तरीके से बम्बई की भीड़ होती है, उस तरीके से स्थितियाँ हैं। लोग जान बचाने के लिए उतावले हैं। एक इस्लाम के अनुयायी से दूसरा इस्लाम का अनुयायी खुद ब खुद दूर जा रहा है। क्या कारण है ऐसा? क्या दिक्कत है? कौन सी कार्य पद्धति अपनाने वाले हैं? बताते हैं आपको। पहली कार्य पद्धति, ध्यान से समझिएगा, इस बात को विस्तृत रूप से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इतना इसको हमको साफ करना पड़ेगा। देखिएगा, पहली कार्य पद्धति इन भाई साहब की ये है कि ये शरीयत लागू करेंगे। शरीयत मतलब इस्लामिक कानून, और इसको समझाएं तो ऐसा कानून जो हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है। हजरत मोहम्मद साहब कब पैदा हुए? 570 में, ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, बुद्ध से लगभग 1000 साल बाद की ये सब घटनाएं हैं। ठीक, 570 में पैदा हुए, और पैदा होने के बाद मान लीजिए 100 साल के आसपास ये शरीयत और रियत बहुत बाद में विकसित हुई। इज्मा, हयास, इन सब के आधार पे जो है इनको तैयार किया गया। तो शरीयत क्या है? इस्लामिक कानून है। उन इस्लामिक कानूनों को लागू करने के डर से ये लोग भाग रहे हैं। दूसरी बात, इनके कुछ फरमान है, जैसे महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी, महिलाओं से संबंधित कठोर प्रावधान है। ठीक,
जैसे आपने जहाँ पर भी भागते हुए लोगों की तस्वीरें देखी होंगी, एयरपोर्ट पर जो तस्वीर देखी होगी, वहाँ पे कहीं महिलाएं नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि महिलाओं के घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है। तीसरी बात, ये लोग, इन लोगों के काल में 15 वर्ष तक की बच्चियों से बलात्कार, ठीक, किडनैपिंग, हत्या, लूट, ऐसे क्यों? आतंकवादी, उनके पास कौन सी भावना है? जो बंदूक ताने खड़ा है, मार देगा तुरंत धड़ाम से, उसके पास कौन सी भावना? इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और लोगों को खुलेआम मार दिया जा रहा है, महिलाओं से उनकी नौकरी छीन ली जा रही है, हटवा दिया जा रहा है। और वो तालिबान कह रहा है हम शांति स्थापित करेंगे। तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनिए, उसमें कहता है कि हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। मतलब अब जो व्यक्ति फावड़ा लिए जुटा था इतने दिन, वो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं मजबूत के बंदूक से मजबूत करेंगे। अब शरीयत लागू करने जैसा आसान समझते हैं कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, ठीक। तो ये सब ऐसे बिंदु, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, किडनैपिंग, हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, बड़े पैमाने पर लोगों के छीने हुए रोजगार, महिलाओं के ऊपर लगाई जाने वाली बंदिशें, खास करके जो 15 साल 10 साल की बच्चियां, उनके रेप, ये ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बहुत ही ज़्यादा लज्जित किया। और दुख की बात है कि पूरी दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, तुर्की जैसे देश जो मानवता का ढिढोरा पीटते हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे। सब अपने अपने दूतावासों से अपने अपने लोगों को सुरक्षित निकालने में व्यस्त हैं। भारत ने भी अपने दूतावास से सुरक्षित नागरिकों को निकाला है, लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हो रही है। हम आशा करते हैं जल्द ही भारत को सुरक्षित रखते हुए जो भी उचित कदम बन पड़ेगा भारत सरकार उठाएगी। चूँकि हमारा पड़ोसी है, कहीं न कहीं ये एक मौका है कि पूरी दुनिया उसके साथ नहीं है। परंतु दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कार्रवाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ सकती है? कार्रवाई करने में दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब जो तालिबान यहाँ पे बना है, ये आबादी वाले क्षेत्रों में बस गया, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ पे शहरों में लाखों की संख्या में लगातार इनके घर बने हुए हैं, वहाँ पर ही जाकर ये राज करने लगे, उन्हीं के बीच में घुल मिलकर रहने लगे हैं। अब इनको आप बम से नहीं मार सकते हैं। अगर आप बम मारेंगे तो हजारों और लाखों की संख्या में सामान्य आदमी भी मारे जाएंगे, सामान्य नागरिक भी मारे जाएंगे। और इसलिए यहाँ पर जो भी कार्रवाई की जाएगी वो बहुत ही सोच समझकर की जानी चाहिए। भविष्य में अगर होती है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अफगानिस्तान के लोग मरने के लिए तैयार ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ये चुना है धार्मिक कट्टरता और उन्माद, और इससे दुनिया के अन्य देशों को प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरी बात आपको बताते हैं कि भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको थोड़ी सी इस पर भी चर्चा हम करते हैं। सऊदी अरब को ध्यान दिए रहना, बहुत अच्छा देश कुछ लोग मानते, कहते हैं सऊदी अरब है, ऑक्सीजन भेजा था, ऑक्सीजन भेजा सऊदी अरब, स्टेटस लगाए ऑक्सीजन भेजा सऊदी अरब। कौन सा ऑक्सीजन भेजा? जिंदगी भर भारत की खा रहा है, कौन सा ऑक्सीजन भेज रहा है? पूरे दुनिया के देश हमसे खा रहे हैं। बताओ, रूस क्या दे रहा है? विक्रमादित्य दिया, 15 साल खुद चलाया, दिलवा दिया भारत को विक्रमादित्य। भारत वाले लाए, उसको पुताई करवाए, झंडा चिपका दी, यही जानते थे अभी तक। 75 साल में कुछ किए नहीं। अब मोदी जी आए, विक्रांत आ रहा है, देखिए INS विक्रांत 2022 में शामिल किया जाएगा। पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। आराम से हेलीकॉप्टर उस पर उतरेंगे, हम दुश्मन सेना को नेस्तनाबूद कर देंगे। ऐसा कुछ काम हो रहा है। जितने रॉयल नेवी जो ब्रिटेन का यूज करती थी, भारत को भेज देती थी। अमेरिका के घटिया हथियार भारत भेजे जाते, सबने हमारा इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। पहली बात तो ये, जिस तरीके से ये पश्चिमी अफगानिस्तान में अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है, ठीक, उससे ये होगा कि ये सीरिया और ईरान, इराक से लगे हुए क्षेत्रों तक जा सकता है। ठीक, इससे क्या होगा कि इन देशों के साथ, सीरिया को खैर आप इससे बाहर भी रख सकते हैं, इन देशों के साथ बहरहाल होने वाला व्यापार फिर बाधित हो जाएगा। ठीक,
और व्यापार पर पड़ने वाला यह प्रभाव भारत में बहुत ज़्यादा घाटे। जैसे आप देखेंगे ईरान के जो अधिकारी हैं वो लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर के संपर्क में हैं। कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है और ये लगभग 15 दिन से हो रही है कि यहाँ पे क्या समुचित उपाय किया जा सकता है। परंतु भारत की भी अपनी सीमाएं हैं, वो सीधे कार्रवाई कोई नहीं कर सकता है क्योंकि उसे भी अपनी सुरक्षा है। तालिबान ने कहा कि हम पीओके के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, आप कुछ भी करिए लेकिन आप हमारे मुद्दे पे नहीं बोलिए, इनको भी चुप करा दिया है। अब भारत की भी अपनी लिमिटेशंस है, समय के साथ जो भी उचित बन पड़ेगा भारत सरकार निश्चित रूप से कदम उठाएगी। परंतु दुनिया के देश खास करके कुछ ऐसे लोग, एक बार फिर से इनको हम लाते हैं, बहुत बड़े हीरो बनते फिरते हैं, इनको हम लाते हैं जो लोग नहीं बोल रहे हैं। जरा सा आप एक बार देखिएगा तालिबान के मुद्दे पर पूरी दुनिया में मानवता की राग डींग हाँकने वाले देश, सबसे पहले ब्रिटेन, सबसे पहले इनको लिखिए अमेरिका, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डींग मारता है कि मानवता की रक्षा कर रहा है। ब्रिटेन पूरी दुनिया को पहले लूटा, कहता मानवता की रक्षा कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। रूस ये भी बहुत रक्षा करता है, हमारा देश, हमारा दोस्त है। फ्रांस कुछ नहीं बोल रहा है। और तो और इनकी तरफ इधर इन लोगों को देखिए, ग्रेटा थनबर्ग के किसान के मुद्दे बोलेंगे, इनको बहुत दिक्कत है भारत में अंदर में क्या हो रहा है ना। ग्रेटा थनबर्ग ये नहीं बोलेंगे। मलाला यूसुफजई ये बहुत बोलती है, ये भी किसान मुद्दे बोल रही थी, अब ये नहीं बोलेंगे। मलाला यूसुफजई। आमिर खान, इनको भारत में रहने डर लग रहा था, तलाक दे दिए हैं। कहे तेरी क्या है, तेरी तिजोरी का सोना नहीं दिल है हमारा खिलौना नहीं, गाना गाए थे ना, तलाक दे दिए। सोना इनका नहीं था, सोना उनका खोना हो गया। 2 बीवी को तलाक दिए और चलाए सत्यमेव जयते। मैंने एक बात हमेशा कही है, दुनिया के सबसे अनैतिक लोग सबसे नैतिक बात करते हैं, इसको आप याद रखिएगा। दुनिया के सबसे अनैतिक व्यक्ति आपसे सबसे नैतिक बात सत्यमेव जयते चला रहे थे, बहुत बोल रहे थे, दारू ये पिए, तलाक ये दे, ये सत्यमेव जयते चलाएंगे। जाने तो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, ठीक, ये ऐसे लोग हैं और इसमें एक संस्था भी शामिल है जिन्होंने, अब आमिर खान को यहाँ लिखना बहुत बड़ी बात नहीं, चूँकि इन्होंने बोला था आमिर खान की कोई विषाद नहीं लोगों के सामने, अगर बॉलीवुड हस्ती को छोड़ दिया जाए तो विचारक के रूप में इन दोनों को माना जाता है। ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं, मलाला यूसुफजई महिला शिक्षा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में काम करती हैं। स्वयं शांति के क्षेत्र में काम करने वाली मलाला यूसुफजई जी आज तालिबान के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रही हैं। ये उनका डर है या उनका मौन समर्थन, हमें इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात, भारत में रहने वाली मुस्लिम आबादी, ये अब कहीं न कहीं रडार पर है थोड़ा सा, इनको ये अब समझना चाहिए कि धर्मांध ना बनो यार, आपको कोई आपकी चाबी ना भरे, अब समझना चाहिए आपको। आप हिंदुस्तानी हैं ये मेरे कहने से नहीं साबित होगा। मैं अब आप कहेंगे कि मेरे आप हिंदुस्तानी होने पर शक कर रहे हैं, आप हिंदुस्तानी हो यार, उसमें कौन सी बात है, हिंदुस्तानी हो उसमें कोई नहीं नकार रहा है। लेकिन आपको ये मौन समर्थन नहीं देना चाहिए, आपको ये तालिबान का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि इस्लाम है। तालिबान इस्लाम नहीं है, इस्लाम मिल्लत में विश्वास करता है, भाईचारे में विश्वास करता है, तौहीद में विश्वास करता है। लेकिन इस्लाम इसमें विश्वास नहीं करता कि आप बलात्कार करें, आप लूट करें। अगर ऐसा इस्लाम है तो मैं ऐसे इस्लाम की कड़ी निंदा करता हूँ, अगर नहीं है तो स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रशंसनीय है। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अपने सुझावों से हमें अवगत करवाएं, और अगर अच्छा लगा है तो शेयर करें, लोगों के बीच में प्रसारित करें, वो भी तालिबान द्वारा की जा रही ज्यादतियों एवं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जैसे देशों एवं यूनाइटेड नेशन, मलाला यूसुफजई, ग्रेटा थनबर्ग, आमिर खान, इन जैसे तमाम भेड़िया दसान लोगों से परिचित हो सकें कि इनकी सच्चाई हकीकत क्या है। सत्यमेव जयते चलाने से सत्यमेव जयते हो नहीं जाता, दुनिया में सत्य नहीं फैल जाएगा, वो भी परिचित हों। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।